हेलो स्टूडेंट, सोशल भी सविता में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास की इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, उसका चैप्टर 1 जो है, चैप्टर का नाम है विकास। उसके हम कुछ प्रश्न करेंगे। एनसीईआरटी की जो आपका बुक है उसके अभ्यास के प्रश्न और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। चलिए हम अपना प्रश्न देखते हैं और सभी बच्चे अपने कॉपी पेन लेकर इसे नोट भी करते चलिएगा। और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और कहीं से भी आप वीडियो देख रहे हैं, सभी बच्चों के लिए, सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चों भी एग्ज़ाम देने हैं सबके लिए भी महत्वपूर्ण है। चाहे आप कहीं से भी देख रहे हैं, किसी भी राज्य से देख रहे हैं, सबके लिए एनसीईआरटी बेस्ड है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन आता है, तो मैं वही कराने जा रही हूँ। चलिए हमारा प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो यहाँ पहला प्रश्न देखिए, समानतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। यहाँ आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं, क, ख, ग, घ। तो इसमें से घ हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय, औसत सतर्कता स्थिति और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति। तो हमारा घ आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पड़ोसी देश में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। तो श्रीलंका का है। इस तरह से देख सकते हैं कि श्रीलंका की स्थिति बेहतर है। और अगला हमारा प्रश्न है, मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार हैं। इन 4 परिवार की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपये है। अगर 3 परिवार की आय क्रमशः 4,000, 7,000, 3,000 रुपये है तो चौथे परिवार की आय क्या है। तो आपको आय निकालने के लिए ये आपको 4,000, 7,000, 3,000 प्लस x के ऐसे मान करके बराबर ऐसे 5 करके मैं अभी इसको करके, तो ये 6,000 आपके आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप आय निकालेंगे कि सारा जोड़ करके और फिर इसे x के मान निकाल करके, तो हमारा 6 हो जाएगा। अगला है हमारा प्रश्न, विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है। इस मापदंड की अगर कोई है तो सीमा क्या है। सीमाएं क्या है, तो देख सकते हैं हमारा प्रश्न हो गया और नीचे आंसर दिया हुआ है कि विश्व बैंक के विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किसी देश का आय को प्रमुख मापदंड माना जाता है। जिन देश की आय, यहाँ देख सकते हैं कि जिन देश की आय अधिक है उन्हें अधिक विकसित समझा जाता है और कम आय वाले देश को कम विकसित समझा जाता है। ऐसे माना जाता है कि अधिक आय का अर्थ है इंसान की ज़रूरतों की सभी चीज़ें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध की जा सकती है, जो लोग को पसंद है और जो उनके पास होना चाहिए, वे उन सभी चीज़ों का अधिक आय के जरिए प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए ज़्यादा आय विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने का प्रमुख मापदंड माना जाता है। अब अगला देखिए नीचे, इसी में यहाँ देख सकते हैं कि विश्व बैंक की यहाँ देख सकते हैं आप कि विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2006 में देश के वर्गीकरण करने में इस मापदंड का प्रयोग किया गया था कि वे देश के जिनकी 2004 के प्रति व्यक्ति आए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं और एक एक लाइन आप पढ़ करके बिल्कुल लिखिएगा कि एक भी पॉइंट आपके छूट ना पाए। और ये देखिए हमारे ये फिर उसी फोट में है, सीमाएं हैं कि विभिन्न देश के वर्गीकरण करने के लिए किसी देश के राष्ट्रीय आय को अच्छा मापदंड नहीं माना जा सकता है, क्योंकि विभिन्न देश की जनसंख्या भिन्न होती है। कुल आय की तुलना करने से हमें यह पता नहीं चलेगा कि औसत व्यक्ति क्या काम कर सकता है। इसे हमें विभिन्न देशों के लिए परिस्थितियों का भी पता नहीं चल पाता, इसलिए राष्ट्रीय आय वर्गीकरण का मापदंड नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है, देखिए कि विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड के से अलग है। यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन कि यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। तो यहाँ देखिए आंसर दिया हुआ है और आंसर को आप नोट करते हुए चलिएगा।
नीचे दिया हुआ है कि विश्व बैंक का मापदंड केवल आय पर आधारित है। इस मापदंड में बहुत सारी सीमाएं हैं। आय के अतिरिक्त कई अन्य मापदंड है जो विकास मापने के लिए जरूरी है, क्योंकि मनुष्य केवल बेहतर आय के बारे में नहीं सोचता, बल्कि वह अपनी सुरक्षा, दूसरों के आदर, बराबरी का व्यवहार पाना, आज़ादी आदि जैसे यहाँ देखिए कि लक्ष्य के बारे में भी सोचता है। तो यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में विकास के लिए निम्नलिखित मापदंड अपनाए गए हैं। तो देखिए कौन कौन सा मापदंड अपनाए गए हैं। पहला है लोगों का स्वास्थ्य और दूसरा है शैक्षिक स्तर। तो इस तरह से आप नोट करते हुए चलिएगा। और तीसरा है प्रति व्यक्ति आय। 3 आय दिया हुआ है। देखिए पहला, दूसरा और तीसरा कि लोगों का स्वच्छता और शैक्षिक स्तर, प्रति व्यक्ति आय। तो तीनों इस तरह से आप नोट करते हुए चलिएगा। और ये देखिए इसी के नीचे फिर दिया है कि कई वर्षों के अध्ययन के बाद यूएनडीपी ने विश्व के 173 देशों का मूल्यांकन इन आधारों पर किया गया कि 53 देशों को उच्च मानव विकास की श्रेणी में और 84 देशों को मध्य मानव विकास की श्रेणी में तथा 26 देशों का मानव विकास निम्न स्तर पर रखा गया है। ये इसका रिपोर्ट था। अब अगला प्रश्न हमारा है, देखिए 6 प्रश्न है, यहाँ देख सकते हैं। हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं? इनके प्रयोग करने की क्या कोई सीमा है? विकास से जुड़े अपने उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ये देखिए हमारा आंसर यहाँ पे है, ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमारा नीचे आंसर है कि औसत का प्रयोग किसी भी विषय या क्षेत्र के अनुमान विभिन्न स्तरों पर लगाने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से आप देख करके और नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। और एक एक लाइन पढ़ते जाइएगा, क्योंकि एक एक लाइन पढ़ने से आपको हर चीज़ें याद होते जाएगा और एक बार अच्छे से रीड कर लेंगे तो पेपर में आसानी से आप कर पाएंगे। अगला हमारा प्रश्न है 7। प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी केरल का मानव विकास क्रमशः पंजाब से ऊंचा है, इसलिए प्रति व्यक्ति आय एक उपयोगी मापदंड बिल्कुल नहीं है और राज्य की तुलना के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। क्या आप सहमत हैं? चर्चा कीजिए। देखिए हमारा 7th क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7 और फिर उसका आंसर यहाँ नीचे दिया हुआ है। तो एक एक लाइन क्वेश्चन पढ़ते जाइए और यहाँ से आंसर आप करते जाइए और नोटबुक में भी अपने लिखते जाइएगा। देखिए तालिका बना करके समझाया गया है। हमारा तालिका जो 1 पॉइंट की चयनित राज्यों के प्रति आय है। तो ये देखिए तालिका के माध्यम से आप समझेंगे कि यहाँ राज्य दिया हुआ, पंजाब दिया है, केरल और बिहार दिया हुआ है और यहाँ पे 2002 और 3 के प्रति व्यक्ति आय के रुपए मतलब दिखाया गया कि पंजाब में एक व्यक्ति के कितने हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि कितने हैं। तो यहाँ पे 26,000 है, यहाँ 22,800 है और यहाँ 5,700 है। बिहार में सबसे कम है प्रति व्यक्ति आय, सबसे ज़्यादा पंजाब है, फिर केरल है और उसके बाद बिहार है। अब हम सेकंड तालिका देखते हैं कि सेकंड तालिका क्या बताता है। पंजाब, केरल और बिहार के कुछ तुलनात्मक आंकड़े हैं। ये आंकड़ा बताया गया और यहाँ पे देखिए यहाँ राज्य दिया हुआ है। राज्य देख सकते हैं, पंजाब है, केरल है, बिहार है और यहाँ शिशु मृत्यु दर है 1000 व्यक्ति पर 2003 में और साक्षरता दर 2001 में। और यहाँ 1 से 5 का निर्भर उपस्थिति मतलब बच्चों का पढ़ने का देख सकते हैं आंकड़ा यहाँ पे दिया गया है कि किस तरह से वहाँ साक्षरता दर। तो सबसे कम कहाँ पे आपका दिख रहा है, ये देखिए शिशु मृत्यु दर जो है सबसे कम केरल में है। क्यों? क्योंकि वहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा के बहुत अच्छी व्यवस्था है, इसलिए वहाँ पे शिशु मृत्यु दर कम दिखेगा। बाकी देखिए बिहार में ज़्यादा है शिशु मृत्यु दर कि जितने बच्चे जन्म लेते हैं एक साल में वो आंकड़ा देखा जाता है। और साक्षरता दर भी बिहार में ही दिखेगा। और ये देखिए कि ये सारा निवल भी उपस्थिति
बात ये भी देखा जाएगा, बिहार में सबसे मतलब आंकड़ा में सबसे नीचे बिहार का ही देखा जाएगा। और अगला देखिए, इस तालिका का प्रयोग के लिए कुछ शब्द भी दिए गए, जो तालिका आपने ऊपर देखा था उसके लिए यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं कि शिशु मृत्यु दर, कि किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों को अनुपात दिखाया जाता है, तो इसे मृत्यु दर कहते हैं। और उसी तरह साक्षरता दर है कि 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की साक्षरता संख्या जनसंख्या का अनुपात निकालते हैं। और निवल उपस्थिति अनुपात 6 से 10 वर्ष की आयु के कुल बच्चे, मतलब स्कूल जाने वाले कुल बच्चों को उस आय और वर्ग के कुल बच्चों की 7 का प्रतिशत है। तो इस तरह से तालिका जो हमने 1 और तालिका 2 देखा था, उससे देख सकते हैं कि केरल और बिहार में ज़्यादा है। इस प्रकार यदि आय को ही विकास का मापदंड माना जाए तो तीनों राज्यों में पंजाब सबसे अधिक है और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाएगा। तो देखिए, और नीचे हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, और ज्ञात कीजिए कि अब से 50 वर्ष पश्चात क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो ये देखिए हमारा प्रश्न है, और यहाँ पे आंसर है कि भारत के लोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे ऊर्जा के वर्तमान स्रोत निम्नलिखित है। क्या क्या है देखिए, कि अभी जो ऊर्जा के, तो कोयला है पहला, खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है और जल विद्युत है। देखिए इस तरह से। और एक अगला 5वां पॉइंट है कि ऊर्जा के अन्य स्रोत भी है। तो इस तरह से देखिए, छोटे छोटे पॉइंट है, तो आप भी ऐसे ही कोशिश करिएगा कि पॉइंट में ही आंसर लिखें और लाइन बाय लाइन देखते जाइएगा और अपने कॉपी में नोट भी करिएगा। फिर से देखिए, ऊर्जा के अधिक परंपरागत साधन का प्रयोग लंबे समय से हो रहा है। ये सभी स्रोतों अनवीनीकरण है, अर्थात एक बार प्रयोग करने के बाद ये समाप्त हो जाता है। इसे पुनः पूर्ति या संभावना करने आने वाले 50 वर्षों में ये संसाधन आदि इसी तरह, मतलब एक बार प्रयोग करने पर ये खत्म हो जाता है, तो नए बनने में ज़्यादा टाइम लग जाता है और नए और नवीनीकरण संसाधन की खोज उनका अधिकाधिक प्रयोग करना होगा। अब अगला है हमारा प्रश्न 9th देख रहे हैं, धारिता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ है और ये आंसर है हमारा। इस तरह से आप नोट करते हुए चलिएगा और देखते हुए चलिएगा और एक एक लाइन पढ़ते हुए भी चलिए कि धारिता से अभिप्राय है कि सतत पोषणीय विकास, अर्थात ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ियों तक सीमित ना रहे बल्कि आगे की पीढ़ियों तक, मतलब ऐसे संसाधन जो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमें उसे समेट के और बचा के रखना है। तो अगला हमारा 10th प्रश्न है। देखिए हमारा 10th प्रश्न है कि धरती के पास सब लोग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन एक भी व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। यह कथन विकास की चर्चा में कैसे प्रसंगित है, चर्चा कीजिए। तो यहाँ आंसर देख सकते हैं, नीचे दिया हुआ है और इस तरह से आप आंसर भी करिएगा। देख लीजिए प्रश्न और नीचे आंसर दिया हुआ है, तो आंसर भी देखते हुए चलिएगा और पढ़ते हुए अपने कॉपी में नोट भी करते हुए चलिएगा, क्योंकि मैं एक एक लाइन बताते जाऊंगी तो फिर वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और मैंने इसका पार्ट 2 भी डाला है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है एनसीईआरटी में डायरेक्ट यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरण की सूची बनाइए जो आपने अपने आसपास देखे होंगे। आपने जो अपने आसपास देखे होंगे उसका सूची बनाइए, एक लिस्ट बनाइए। तो देखिए आंसर में कूड़े कचरे और अवांछित गंदगी से जल, वायु और भूमि का दूषित होना पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। और पर्यावरण से गिरावट में बहुत उदाहरण है, देखिए जिनमें से कुछ निम्नलिखित है। तो जल प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे, और बढ़ती हुई जनसंख्या, संसाधन का दुरुपयोग, अधिक मात्रा में पेड़ों को काटने के कारण पर्यावरण में गिरावट बहुत तेज़ी से हो रही है और इससे बहुत से उदाहरण हमारे आसपास भी है।
और हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है कि तालिका 1.6 में दी गई मदद से जानने के ज्ञात कीजिए कि कौन सा देश सबसे ऊपर है, कौन सा देश सबसे नीचे है। तो जो तालिका दिया गया है तो आप इस तालिका के माध्यम से देख सकते हैं कि कौन सा देश सबसे ऊपर है, कौन सा देश सबसे नीचे है। तो इस तरह से जैसे श्रीलंका है, भारत है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है। तो ये साक्षरता दर में जन्म समय, संभावित आयु, प्रति व्यक्ति आय। तो इस तरह से आप इसके डायग्राम के अच्छे से इस डायग्राम को देखते जाइए और इसमें आपके बुक में भी दिया हुआ है तो उससे भी आप कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और ये देखिए कुछ इसी के ऊपर दिया है कि HDI का अर्थ है क्या है, जन्म के समय समाधि जो आंकड़ा देख रहे थे उसके ऊपर कुछ टिप्पणियाँ दी हुई है। तो आप इस तरह से, और इसका आंसर, ये तो हमारा प्रश्न था तालिका देख करके, और ये नीचे आंसर दिया हुआ है। तो ये आंसर देख सकते हैं कि तालिका 1.6 में विभिन्न मापदंडों के आधार पर दुनिया के विभिन्न देशों को विकास से अलग अलग श्रेणियों में बांटती है। इसे प्रति व्यक्ति आय, संभावित आय, साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात तथा मानव विकास सूचकांक क्रम, इस तरह से आंसर देख सकते हैं। और अगला हमारा प्रश्न इसी तरह के तालिका ही देकर दिया गया है कि चयनित राज्यों के प्रति आय का, ये देखिए तालिका है केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और सभी राज्य। इस तरह से एक महिला और पुरुष के दोनों के लिए दिया हुआ है। और यहाँ पे क्वेश्चन भी है कि केरल और मध्य प्रदेश के लोग के पोषण स्तरों की तुलना कीजिए। और हमारा ख है, यहाँ देख सकते हैं क था, और ख था कि क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश में लगभग 40% लोग अल्पोषित क्यों हैं। यद्यपि यह तर्क दिया जाता है कि देश में पर्याप्त खाद्य पदार्थ है, अपने शब्दों में विवरण कीजिए। तो यहाँ देखिए ये हमारा प्रश्न था और नीचे इनका दोनों का आंसर है। ये देखिए यहाँ पे हमारा प्रश्न था और ये आंसर देखिए यहाँ पे क का और ख का। और इस तरह से आप नोट करते हुए चलिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करते चलिएगा ताकि वो भी पढ़ सके। और मैं महत्वपूर्ण प्रश्न भी डाल रही हूँ। अब मैं मैथ के टॉपिक वाइज भी कराऊंगी, साइंस के भी कराऊंगी, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इंग्लिश के भी कुछ लेकर आऊंगी ताकि आपके हेल्प हो सके। और सैम्पल पेपर भी सोशल साइंस के हर चैप्टर वाइज जल्द ही लेकर आएंगे और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं लाइक सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को। और नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।